हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम लोग एक नए चैप्टर के साथ, हालांकि चैप्टर नया नहीं है, लॉस्ट स्प्रिंग का इस सेकंड पार्ट है। और इस सेकंड पार्ट का जो टाइटल है उसका नाम है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मैं कार चलाना चाहता हूँ। और इस चैप्टर का जो थीम है वो ये है कुछ कि कैलसनेस ऑफ सोसाइटी, निर्दयता, क्रुएलिटी, वो भी किसकी? सोसाइटी की। और किसकी निर्दयता है? पॉलिटिकल क्लास की। किसके प्रति ये लोग मर्सीलेस हो रहे हैं? जो पुअर हैं, गरीब लोग हैं, उनकी सफरिंग को। क्योंकि जब गरीब सफ़र करते हैं, जब पुअर यानी गरीब लोग परेशानी को सफ़र करते हैं, तो लोग आगे बढ़ के मदद करते हैं। लेकिन यहाँ इस स्टोरी में अनीस जंग ने बताया कि ये जो कैलसनेस है ये इनकी पुअर की सफरिंग के प्रति है। मतलब यहाँ दया नहीं है, निर्दयता है। मदद नहीं है, परेशान करना है। थोड़ा सा देखते हैं इसको। तो इस जो कहानी का जो लीडिंग कैरेक्टर है, जो प्रोटैगनिस्ट है, वो है मुकेश। अब इस कहानी को शुरू करते हैं। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। इंसिस्ट ऑन, अब इसकी मीनिंग है कि क्या करना है? शो डिटर्मिनेशन। इंसिस्ट ऑन का मतलब होता है कि डिटर्मिनेशन शो करना, हट करना, जिद्दी होना। क्या दृढ़ता दिखाता है, क्या मजबूती के साथ कहता है कि बीइंग हिज ओन मास्टर, अपना खुद का मालिक बनना चाहता है। वो मुकेश अपना खुद का ओनर, अपना मालिक बनना चाहता है, बीइंग हिज ओन मास्टर। और कहता क्या है? आई विल बी अ मोटर मैकेनिक। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक। और कह रहा है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंसेस, वो डिक्लेयर करता है। तो इसमें अनीस जंग उससे एक सवाल पूछती हैं कि डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? क्या तुम्हें कार के बारे में, कारों के बारे में कुछ आइडिया है, कुछ जानते हो? तो जब अनीस जंग ने पूछा, अनीस जंग ने पूछा, तो ये कहता आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। दिस में हैपन कि उसके पास कार का आइडिया ना हो, लेकिन उसके अंदर का डिटर्मिनेशन देखिए। कह रहा आई विल लर्न, मैं सीखूंगा। नहीं है तो क्या हुआ? मैं सीखूंगा। टू ड्राइव अ कार, कार चलाना मैं सीखूंगा। ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज। अनीस जंग की आंखों में स्ट्रेट, सीधे एक टक देखता है वो। मतलब ये हुआ कि वो इतना कॉन्फिडेंट है कि अनीस जंग की आंखों में आंखें डाल के बात करता है। क्या समझ में आया? कि मतलब वो बहुत ही कॉन्फिडेंट लड़का है और अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए डिटरमिन्ड है। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज। अब जो उसका ड्रीम है, अब ड्रीम तो आप समझ ही गए होंगे, ड्रीम क्या है उसका? टू ड्राइव अ कार। या कह रहा है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। तो जो इसका ड्रीम है, अनीस जंग को क्या लगता है कि उसका ड्रीम कैसा है? लूम का मतलब होता है अपीयर होना, विजिबल होना, दिखाई देना। तो अनीस जंग को उसका ड्रीम कैसा दिखाई देता है? किसके जैसा? किसके जैसा? लाइक अ मिराज। किसके जैसा? मिराज के जैसा। मिराज का मतलब हुआ अनरियलिस्टिक विश। एक ऐसी इच्छा जो रियलिस्टिक नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं लग रही है, सच्चाई से दूर नजर आ रही है। क्योंकि मिराज एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। जब आप फिजिक्स वगैरह पढ़ते हैं तो रेगिस्तान में जहाँ मतलब रेत होती है, सैंड होती है, वहाँ पे पानी नज़र आता है ना? तो वो यहाँ पे अनीस जंग को भी लगता है कि जो इसका ड्रीम है वो किसके जैसा विजिबल होता है? मिराज के जैसा। मतलब अनरियलिस्टिक होप या विश। तो उसको लगता है कि ये इसकी सही इच्छा नहीं है ये, क्योंकि अनरियलिस्टिक लग रही है। अमिट्स
द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, क्योंकि वो रहता कहाँ है? धूल भरी गलियों में, धूल भरी गलियों के बीच में रहता है। दैट फिल्स हिज टाउन फिरोजाबाद, और ये धूल पूरी तरीके से फिरोजाबाद की जो गलियां उसमें भरी हुई हैं, फिरोजाबाद के टाउन्स को भर देती हैं डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स। और ये जो फिरोजाबाद है फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। और अब आप भी जानते हैं, बहुत साल पहले जब हम लोग स्टडी करते थे तो हिंदी में एक चैप्टर था जिसका नाम था फिरोजाबाद की चूड़ियाँ। फिरोजाबाद आज से पॉपुलर नहीं है चूड़ियों के लिए, बैंगल मेकिंग के लिए, बहुत दिन से पॉपुलर है। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, अपने बैंगल्स के लिए फेमस है वो। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। फिरोजाबाद के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन किया गया है कि ये सेंटर है, यानी मेन है। क्या है मेन? क्या है ये? ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। कांच यहाँ पे लाए जाते हैं, उन्हें शेप दिया जाता है, उन्हें मोल्ड किया जाता है, बैंगल्स बनाए जाते हैं। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस, जहाँ पे परिवारों ने पीढ़ियाँ एक के बाद दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन अपनी स्पेंड कर रखी हैं, यानी अपना उसमें लगा चुकी हैं। क्या करते हुए? वर्किंग अराउंड फर्नेसेस। तो जो बैंगल मेकिंग की जो भट्टियाँ हैं उसके इर्द गिर्द काम करते हुए कई जनरेशंस परिवार वालों ने अपने दिए हैं, लगा दिए हैं। तो वेल्डिंग ग्लासेस, ग्लासेस को वेल्ड करना, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वीमेन और वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। हाइपरबली है, थोड़ा एग्जैजरेशन है। ऐसा लगता है कि धरती पे जितनी महिलाएं हैं सारी महिलाओं के लिए चूड़ियाँ बनाने का काम कोई अगर करता है तो फिरोजाबाद करता है। तो ये मतलब यहाँ से शुरुआत हो गई है मुकेश के बारे में। आगे देखते हैं अगले पैराग्राफ में। मुकेश फैमिली इज अमंग देम। मुकेश की फैमिली उन्हीं में से एक है। नन ऑफ देम नो इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द क्लास। अच्छा, इनमें से कोई नहीं जानता। क्या नहीं जानता? कि इट इज इलीगल, ये इनवैलिड है, इलेजिटिमेट है, कानूनी तौर पे ये इलीगल है। क्यों नहीं जानते? एजुकेशन का लेवल, लिटरेसी का लेवल नहीं पता उनको कि बच्चों के लिए ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर में काम करना क्या है? इलीगल है। इलीगल है, लेकिन मुकेश काम कर रहा है। लाइक हिम टू वर्क ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर्स, जिसका टेम्परेचर इतना हाई है, वो भी इन डिंजी सेल्स। डिंजी यानी डार्क, और सेल्स मीन्स कोठरी, यानी जिसको आप रूम बोलते हैं, रूम। मतलब ये हुआ कि उस डिंजी सेल में, डार्क कोठरियों में, रूम में, विदाउट एयर एंड लाइट, और ये सब बिना एयर, मतलब कोई वेंटिलेशन का कोई चांस नहीं, और साथ ही साथ विदाउट लाइट। और आपको भी पता है कि अगर पर्याप्त लाइट ना हो, सफिशिएंट लाइट ना हो, तो कितनी दिक्कत होती है। और दैट द लॉ इफ इन्फोर्स्ड, अगर लॉ को इम्पोज कर दिया जाए, लागू कर दिया जाए, एक्सिक्यूट कर दिया जाए, इन्फोर्स कर दिया जाए, तो कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन, उसे तो बाहर निकालेंगे। 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस, उस गर्म भट्टी से बाहर निकलेंगे अगर लॉ को इन्फोर्स किया जाए। तो मुकेश तो बाहर आएगा, साथ साथ 20,000 चिल्ड्रन भी उस हॉट फर्नेसेस, जो गर्म भट्टी हैं, उससे बाहर आएंगे। वेयर दे स्लॉग, दे मीन्स ये बच्चे जो हैं क्या करते हैं? स्लॉगिंग करते हैं, यानी वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करते हैं। दियर डे लाइट आवर्स, उनके जो डे लाइट आवर्स हैं उसमें, एंड ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ दियर आइज, और ज़्यादातर अपनी
आंखों की ब्राइटनेस को खो देते हैं, खोते हुए अपना काम करते रहते हैं और ब्राइटनेस आंखों की आई साइड धीरे 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 खत्म होती रहती है। एंड मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। तो मुकेश की आंखों में एक शाइनिंग सी आ जाती है जब वो मुझे अपने घर ले जाने के लिए कहता है, तो उसकी आंखों में एक चमक सी आ जाती है। क्यों ऐसा हो रहा है, उसकी आंखों में चमक क्यों है? विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिबिल्ट। उस घर को जिसको बड़े गर्व से कह रहा है कि मेरा घर क्या हो रहा है, रिबिल्ट हो रहा है, यानी फिर से बन रहा है, रेनोवेट हो रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स। हम कौन सी गलियों से वॉक किए? स्टिंकिंग लेन्स, फाउल स्मेल करती हुई, गंदी स्मेल करती हुई लेन्स मीन्स स्ट्रीट, गलियां, वहां से हम गुजरे। चोक्ड विद गार्बेज, और गलियों की क्वालिटी क्या रही है? डीमेरिट है, आप समझे तो। चोक्ड विद गार्बेज है ये गलियां, गार्बेज कूड़े करकट से चोक्ड है। कोई क्लीनलीनेस नहीं, कोई क्लीनिंग नहीं, कोई उसे हटाने वाला नहीं। कहां से गुजरे? पास्ट मीन्स गुजरना, घरों से। दैट रिमेन होवेल्स। अब वो घर नहीं है, होवेल्स है, यानी डर्टी हट है, स्मॉल डर्टी, छोटे छोटे गंदे गंदे झोपड़ियां हैं, उसके अंदर बड़ी गंदगी पड़ी है, डर्ट पड़ी है। विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, और उन घरों की दीवारें क्या हो रही हैं? क्रम्बलिंग, फॉलिंग डाउन, टूट टूट करके गिर रही दीवारें। और उनके दरवाजे कैसे हैं? ओब्लिडोस है, अनस्टेबल। अनस्टेबल मतलब कि वो स्टेबल नहीं है, हिल डुल रहे हैं, वोबलिंग कर रहे हैं, मतलब सही से स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है। नो विंडोज, कोई खिड़कियां नहीं उनके घरों में, कमरों में, झोपड़ियों में। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ, किससे भरा पड़ा है? ह्यूमंस एंड एनिमल्स, लोगों से, जानवरों से। को एग्जिस्टिंग इन अ प्रीमेबल स्टेट, प्रीमेबल स्टेट। तो को एग्जिस्टेंस है, जानवरों और मनुष्यों का को एग्जिस्टेंस है, एक साथ एग्जिस्टेंस है। बिल्कुल किसके जैसा? प्रीमेबल स्टेट जैसा। जैसे एंशिएंट टाइम में मनुष्य जानवरों के साथ रहता था, वहीं बगल वो भी बधे होते थे, मनुष्य भी सो जाया करता था, कुछ वैसा ही था प्रीमेबल स्टेट में। उसके बाद ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, मतलब शोबेल के जैसा। ऐसे ही एक घर के सामने वो रुकता है। कैसे? छोटे हैं, कोई वेंटिलेशन नहीं है, गंदे हैं, ऐसे एक घर के सामने रुकता है। बैंक्स वोबली आयरन डोर, और हिट करता है, ठोकर मारता है। कैसे डोर को? आयरन डोर, लोहे का दरवाजा है। किससे हिट करता है? बैंग करता है हिट फुट से, अपने पैर से। एंड पुशेस इट ओपन, पुश करके इसे खोल देता है। एंड वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक। शैक का मतलब हट, झोपड़ी। और हम अब कहां प्रवेश कर जाते हैं? हाफ बिल्ट, अभी पूरा नहीं बना है। वो जो झोपड़ी टाइप का घर है वो हाफ बिल्ट है। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक हिस्से में अगर देखेंगे, इन वन पार्ट ऑफ इट, थैस्ट। थैस्ट बहुत अच्छा वर्ड है। मटेरियल फॉर कवरिंग रूफ, यानी जो झोपड़ियाँ होती हैं कुछ, उनके जो मटेरियल होते हैं उनको ढकने के लिए, जिसको गाँव में कहते हैं छवाई हुई है, यानी खरपतवार से उसको छवाई करते हैं, कवर करते हैं। और ये आगे लिखा है विद डेड ग्रॉस इज अ फायरवुड स्टोव। उसी में एक घर में एक फायरवुड स्टोव भी है। अब फायरवुड स्टोव का मतलब लकड़ी वाला चूल्हा, अभी नहीं कि गैस स्टोव है, गैस सिलेंडर, ऐसा कुछ नहीं है। ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग
स्पिनच लीव्स। देख उसके चूल्हे के ऊपर क्या सिट है, एग्जिस्ट कर रहा है, क्या रखा हुआ है, लार्ज वेसल, बड़ा सा बर्तन है वो, वेसल मीन्स पॉट है। सिजलिंग स्पिनच, उस पर क्या उबल रही है गर्म होकर के, पालक की पत्तियां, पालक, स्पिनच लीव्स। ऑन द ग्राउंड अगर जमीन पर निगाह डालें तो इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स, तो इसमें एक लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स, यानी एल्युमिनियम जो बहुत ही सस्ता मेटल होता है, प्लेटर्स मीन्स बड़ी बड़ी डिशेस होती हैं, थालियां, तो वो पड़ी हुई हैं। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और बहुत सारी कटी हुई चॉप्ड वेजिटेबल्स हैं। अ फ्रेल, वीक, कमजोर यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील। अब एक यंग है, यंग वुमेन है, काफी युवा है, लेकिन वो कमजोर है और कर क्या रही है, कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। तो एंटायर फैमिली के लिए वो क्या बना रही है, शाम का खाना बना रही है। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक से स्माइल्स। अब वो आंखें जो धुएं से भरी है, स्मोक से भरी है, उन्हीं आंखों से मुस्कुराती है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, अभी उम्र में ज्यादा बड़ी नहीं है, वो एज में ज्यादा बड़ी नहीं है। शी हैज बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज बहू, तो कैसा कमांड उसे दिया जाना शुरू हो गया है, बहू के रूप में। बहू का मतलब डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, और घर की वो डॉटर इन लॉ यानी बहू के रूप में उसे कमांड दिया जाता है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, 3 मेन के इंचार्ज में है वो। कौन कौन से हैं 3 men, किन कौन कौन से, एक तो उसका हस्बैंड है मुकेश है, दूसरा और तीसरा उनके माता, उनके पिता। तो इतने लोगों के वो इंचार्ज में है। आगे बताते हैं कि when the older one enters, यानी ओल्डर वन, कोई उम्र में बड़ा अगर एंटर करता है तो करता क्या, वो क्या करती है, उसकी मुकेश की जो भाभी है वो क्या करती है, सी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल। वो जो टूटी हुई दीवार है ना, उसके पीछे बड़ी जेंटली वो क्या हो जाती है, अपने आप को विड्रॉ कर लेती, पीछे लेके चली जाती है। एंड ब्रिंग्स हर व्हील, घूंघट, यानी फेस को कंसील करने के लिए, छिपाने के लिए। अब वो क्या करती है, घूंघट ला लेती है। कहाँ लाती है, क्लोजर टू हर फेस, अपनी चेहरे के क्लोज। क्यों ऐसा करती है, एज मीन्स बिकॉज कस्टम डिमांड्स, रीति रिवाज, ट्रेडिशन, परंपराएं मांग करती हैं कि डॉटर्स इन लॉ मस्ट व्हील देयर फेसेस, कि डॉटर इन लॉ को क्या करना चाहिए, व्हील करना चाहिए, ढकना चाहिए, घूंघट करना चाहिए, देयर फेसेस, अपने फेसेस को, बिफोर मेल एल्डर्स, मेल एल्डर्स के सामने। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पॉवरिस्ट, और इस केस में वो एल्डर कौन है, बड़ा, उम्र में बड़ा कौन है, बैंगल मेकर, यानी मुकेश का पिता। और इम्पॉवरिस्ट का मतलब पॉवर्टी स्ट्राइकन, गरीबी से त्रस्त या कमजोर। कौन है, बैंगल मेकर। डिस्पाइट यानी के बावजूद, लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर। अब लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर मतलब कड़ी मेहनत के बावजूद, तो मेहनत उसने किया है। ही हैज फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस, फेल हो गया है वो असफल हो चुका है क्या करने में, घर को अपने रिपेयर कराने में असफल हो गया है वो। एंड किस चीज में असफल हुआ है, सेंड हिज 2 sons टू स्कूल।
अपने दोनों बेटों को स्कूल भेजने में भी वो फेलियर रहा है। एंड ऑल ही हैज मैनेज्ड टू डू, तो जो कुछ भी वो करने में मैनेज हुआ है वो जानते हैं क्या है? टीच देम व्हाट ही नोज, वो पढ़ाने में, वो सिखाने में जिनको वो जानता है। क्या जानता है वो? द आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग, चूड़ियां बनाने की जो आर्ट है वो उसको मालूम है, और उसने अपने दोनों बच्चों को वही सिखाया है। इट इज हिज कर्म, इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी। यही इसका कर्म है, यही इसका डेस्टिनी है, इसका भाग्य है। कौन कह रहा है? सेज मुकेश ग्रैंडमदर। अब ये जब जुबान पे आने लगे ना कि इट इज हिज कर्म, ये इसका भाग्य है, ये इसकी डेस्टिनी है, तो इसका मतलब क्या है? सब एक्सेप्ट हो गया। मतलब अब नहीं लड़ना चाहता, अब फाइट नहीं करना चाहते ये लोग। क्या मान बैठे? सब भगवान का किया धरा है, ये इसका नसीब है, ये इसका कर्म है, ये इसकी डेस्टिनी है, ये इसकी सोच है। और क्या हुआ कि मुकेश की डॉटर, मुकेश की ग्रैंडमदर ये बात बोलती है, हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड, जिसने अपने खुद के हस्बैंड को ब्लाइंड होते हुए देखा है, मतलब आंखों की रोशनी को जाते हुए देखा है। कैसे? विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। तो जब ग्लास बैंगल के, जो बैंगल को पॉलिश करते हैं, तो उससे जो डस्ट प्रोड्यूस होती है, वो जो डस्ट आंखों में जाती है, उसकी वजह से उसने अपने खुद के हस्बैंड को ब्लाइंड होते हुए देखा, अपनी आई साइट को खोते हुए देखा है। कैन अ गॉड गिवन लाइनेस, अब कहती है कि क्या ईश्वर की दी हुई विरासत, यानी ईश्वर जो चीज मतलब इनहेरिटेंस में दे, हेरिटेज में दे, तो एवर बी ब्रोकन, क्या उसे तोड़ा जा सकता है? यानी ओवरऑल जो भगवान चाहता है उसे हटाया नहीं जा सकता, ये कह रही है उसकी दादी माँ। सी इम्प्लाइज, अब वो खुल के नहीं बोल रही है, इनडायरेक्टली बोल रही है, इम्प्लाई कर रही, मतलब इनडायरेक्टली कह रही है कि क्या भगवान की दी हुई चीज को टाला जा सकता है? यानी जो गरीबी है, जो परेशानी, उसको भगवान ने तो दिया है, उसे टाला थोड़ी जा सकता है। एंड बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, किस में जन्म? बैंगल मेकर्स में जन्म, की जाति में जन्म लिया। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, कुछ और नहीं देखा सिवाय किसके? बट मीन्स एक्सेप्ट, सिवाय चूड़ियों के कुछ नहीं देखा। कहाँ देखा है चूड़ियाँ? कहाँ कहाँ? इन द हाउस, द यार्ड, एवरी अदर हाउस, हाउस में, आंगन में, दूसरे घरों में, एवरी अदर यार्ड, दूसरे और आंगन में, एवरी स्ट्रीट, गलियों में, फिरोजाबाद के। स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स, बिल्कुल स्पायरल में एकदम कॉइलिंग करती हुई बैंगल्स हैं। सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। रेनबो से जितने भी कलर बनते हैं, सारे के सारे, सारे के सारे क्या हैं? वो कलर यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। और लिखा है कि लाई इन माउंट्स, माउंट्स मीन्स हीप, हीप मीन्स ढेर। ये सब कलर की चूड़ियाँ ढेर में पड़ी हैं, वो भी अनकेम्प्ड, अनकेम्प्ड यार्ड, जो आंगन है वो अनकेम्प्ड है, कोई टाइडी नहीं, जैसे बेतरतीब आंगन में सामान पड़े हुए हैं, उन्हीं में चूड़ियों का ढेर पड़ा हुआ है। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, और भी चूड़ियाँ कहाँ पाइल्ड हैं, कहाँ ढेर बना के रखी गई हैं? हैंड कार्ट्स पे। हैंड कार्ट समझ रहे हैं? हाथ गाड़ी, जो हाथ से खींचा जाता है, बुलक कार्ट नहीं, हॉर्स कार्ट नहीं, हैंड कार्ट्स। मतलब आप देखें कई ऐसी जगहों पर जहाँ पे आज भी हैंड कार्ट्स चलती हैं, लोग उनको खींचते हैं, क्योंकि वहाँ बड़ी छोटी छोटी गलियाँ हैं, तो वहाँ सब नहीं जा सकते, तो ये लोग अपनी गाड़ियाँ लेके हाथ से चलाते हैं। पुश्ड बाय यंग मैन, और इनको कौन पुश करता है? यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स। तो जो पतली पतली तंग गलियां हैं, वो भी शैंटी टाउन है, झोपड़ियों का शहर है वो, तो उसमें ये लोग इसको करते हैं। और शैंटी टाउन
एंड इन डार्क हटमेंट्स। हटमेंट्स का मतलब भी होता है झोपड़ी। तो जो डार्क हटमेंट्स अंधेरी झोपड़ियां हैं, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स। तो जो ऑयल लैम्प्स हैं दिए, उनकी जो टिमटिमाहट की पूरी मतलब एक दिए की पूरी लाइन है का उनके बगल बैठ कौन रहा है? बॉयज एंड गर्ल्स, ये लड़के बैठते हैं विद दियर फादर्स, अपने माता पिता के साथ, मदर्स के साथ। क्या करते हुए? वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स। तो बैंगल्स को सर्कल में बनाने के लिए लास्ट में बिल्ड करते हैं। तो ये लड़के लड़कियां अपने माता पिता के साथ बैठे और उनको बिल्ड कर रहे हैं। दियर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क। अब इनकी आंखें बहुत ज्यादा एडजस्टेड है। कहां से ज्यादा एडजस्टेड है? डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। मतलब बाहर लाइट है, उससे ज्यादा इनकी आंखें लाइट से ज्यादा कहां एडजस्टेड है? एडजस्ट कर रही हैं अंधेरे में। क्योंकि इतना काम कर चुके हैं, इतने आदती हो चुके हैं कि बाहर की ज्यादा लाइट से इनको कहां अच्छा लगता है? यहां अच्छा लगता है। एंड दैट इज वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर eyesight बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। तो आपको भी पता है कि जितना सफिशिएंट लाइट आंखों के लिए होनी चाहिए, अगर नहीं मिलेगी तो धीरे धीरे आंख खराब होने लगती है। तो ये लोग तो आदती हो गए हैं अंधेरे के, तो बाहर में उतना एडजस्ट नहीं कर पाते जितना कि अंधेरे में। और यही होता है कि अडल्ट होने से पहले ये अपनी आई साइट को धीरे धीरे खोने लगते हैं। इसमें एक कैरेक्टर का नाम है सविता, यंग गर्ल है वो, इन ड्रैब पिंक ड्रेस है उसका। जो पिंक ड्रेस है वो ड्रैब है। ड्रैब का मतलब थोड़ा भद्दा है, देखने में गंदा लगता है, कोर्स लगता है। सिट्स अलोंग साइड एल्डरली वुमेन। एक एल्डरली उम्रदराज महिला के बगल वो बैठती है। क्या कर रही है? सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, टाँके मार रही है। बैंगल्स जो हैं उनमें टाँके मार रही है, जॉइंट कर रही है। एंड एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली, क्योंकि जब उसके हाथ मैकेनिकली मूव कर रहे हैं, जैसे कोई मशीन काम कर रहा है, सोचिए आप, लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन, जैसे किसी मशीन का चिमटा हो, खट 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 पूरा वो सोल्डरिंग करती जा रही है। तो लिखा है आई वंडर, मैं इस बात को लेकर सरप्राइज होती हूं कि इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स, क्या वो चूड़ियों की पवित्रता को, ऑस्पिशियसनेस को क्या वो जानती है? होलीनेस को, पवित्रता को जानती है? जिन चूड़ियों को बना रही है वो क्या उसकी सैंक्टिटी को जानती है? शी हेल्प्स मी, जिसको बनाने में मदद कर रही चूड़ियों को, क्या उसकी सैंक्टिटी को जानती है? इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग। चूड़ियाँ भारतीय महिलाओं के सुहाग का प्रतीक होती हैं। क्या होती हैं? ऑस्पिशियस इन मैरिज, शादी में वो बड़ी शुभ मानी जाती हैं। क्या सविता को ये पता है? क्या सविता को ये मालूम है? इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे। डॉन मीन्स प्रकट होना, यानी अपीयर होना। एक दिन क्या होगा पता है? एक दिन ये होगा कि यही चूड़ियां सडनली उस पे प्रकट होंगी। इट विल डॉन ऑन हर, चूड़ियां उसके हाथों में भी होंगी। व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड मीन्स कवर्ड, और जब उसका सिर ढक दिया जाएगा, किससे? रेड व्हील से, लाल रंग के घूंघट से ढक दिया जाएगा। हर हैंड्स डाइड रेड विद हेना, हेना मीन्स हिना यानी मेहंदी। तो उसके हाथों को मेहंदी से रेड किया जाएगा, कलर किया जाएगा। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और लाल रंग की चूड़ियाँ उसकी कलाइयों में रोल ऑन कराई जाएंगी, डाल दी जाएंगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, क्या बन जाएगी वो? दुल्हन बन जाएगी वो। लाइक द ओल्ड वुमेन
बिल्कुल किसके जैसी? उस ओल्ड वुमेन के जैसी जिसके बगल वो बैठी है। हु बिकम वन मेनी ईयर्स एगो, हु बिकेम वन मेनी ईयर्स एगो, जो दुल्हन बनी थी, एक दुल्हन बनी थी, कई साल पहले बनी थी। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन अ रिस्ट। अभी भी उस बूढ़ी महिला के हाथों में क्या है बैंगल्स हैं, कलाइयों में बैंगल्स हैं, बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन आंखों में कोई रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, मतलब एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी सेज, अब वो बूढ़ी महिला कहती है, इन वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, एम्प्टीड ऑफ जॉय। जब वो कहती है तो बिल्कुल जॉय से खाली होके कहती है। हैप्पीनेस है ही नहीं उसके, हैप्पीनेस बिल्कुल है ही नहीं है। ड्रेन्ड ऑफ जॉय, शी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम। कमाल की बात है, अपनी पूरी जिंदगी में लिखा है ना कि नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील, यहां तक कि एक बार भी पूरा भोजन का एंजॉय उसने अपनी जिंदगी में नहीं किया लाइफ टाइम। दैट्स व्हाट शी हैज रीप्ड, यही वो फसल उसने काटी है, यही इसने काटा, यही इसने आज तक पाया है कि अपनी पूरी जिंदगी के दौरान एक टाइम भी भरपेट भोजन नहीं खाया। वो खाई है। हर हस्बैंड, एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड सेज, उसका हस्बैंड जो क्या है, काफी बूढ़ा है, दाढ़ियां उसकी फ्लोइंग कर रही, उड़ रही हैं, फ्लोइंग बियर्ड सेज कहता क्या है, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मैं सिवाय चूड़ियों के कुछ नहीं जानता। ऑल आई हैव डन इज, जो कुछ भी मैंने किया है, जानते वो क्या किया है, मेक अ हाउस फॉर फैमिली टू लिव इन, परिवार को रहने के लिए घर मैंने बनाया है। यही जो कुछ भी मैंने आज तक किया है वो यही किया है। हियरिंग हिम, उसे सुन करके वन वंडर्स, एक आदमी क्या सरप्राइज करता है, करेगा कि इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मेनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, कि उसने वो हासिल किया जिसको बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में हासिल करने में फेल हो गए। ही हैज अ रूफ ओवर हिज हेड, कम से कम उसके सिर पर एक छत तो है। सोचिए आप कैसी जिंदगी ये लोग जीते हैं। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, किस बात की चीख है, किस बात का रोना है, नॉट हैविंग मनी, पैसे न होने का। टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ बैंगल मेकिंग बैंगल, बैंगल मेकिंग करने के बिजनेस को कैरी ऑन करने के अलावा कुछ और करने के लिए पैसे न होने का रोना लगा हुआ है, चीख लगी हुई है। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि बैंगल मेकिंग करने को ही कैरी ऑन करने के लिए ही सब कुछ है, बाकी कुछ और करने के लिए पैसे हैं ही नहीं हमारे पास। अब आप सोचिए, और कह रहा है कि नॉट इवन एनफ टू ईट, यहां तक कि खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। रिंग्स इन एवरी होम, ये बात हर घरों में बज रही है, हर घरों में रिंगिंग की जा रही है कि कुछ और करने के लिए पैसे नहीं है, सिर्फ वही चूड़ी बनाने वाला धंधा कैरी ऑन किया जा सकता है, बाकी कुछ और करने के लिए पैसे नहीं है। और फिर द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ एल्डर्स। अच्छा, जैसे एल्डर्स ने अपनी जिंदगी जी, वैसे ही जो यंग मैन है ना, ये भी उन्हीं के बिलाप को, रोने को, ये भी वही दोहराते हैं। अगर दादा ने कहा, पापा मम्मी ने, जो भी माता पिता ने अगर कह दिया कि नहीं सिर्फ बैंगल मेकिंग ही हम लोग कर सकते हैं, तो ये भी वही कह रहे हैं कि हम भी वही कर सकते हैं। तो जो माता पिता या माता पिता के माता पिता ने जो बातें रखी वही ये भी दोहरा रहे हैं। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम इट सीम्स, ऐसा लगता है ना समय के साथ। कहाँ पे? इन फिरोजाबाद में समय के साथ न के बराबर बदलाव आया है। लिटिल का मतलब न के बराबर, नेगेटिव है ये। कोई चेंजेस फिरोजाबाद में नहीं आए हैं।
इट सीम्स, ऐसा लगता है, ईयर्स ऑफ माइंड नमिंग टॉयल, वर्षों की दिमाग को सुन्न कर देने वाली टॉयल मीन्स परिश्रम, मेहनत। वर्षों से क्या कर रहे हैं ये? माइंड नमिंग टॉयल कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और इस मेहनत ने क्या कर दिया? हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव, यानी आगे बढ़ने की, पहल करने की जो भी उनके अंदर थी वो सबको मार दिया। दिमाग ही सुन्न हो चुका है, तो ना तो आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं और ना ही एबिलिटी टू ड्रीम। अब इनके अंदर सपने देखने की भी योग्यता मर चुकी है। सोचिए किस लेवल की मेहनत ये लोग करते होंगे कि माइंड नम हो चुका है, दिमाग सुन्न हो चुका है। तो जब दिमाग सुन तो इनिशिएटिव लेने की पावर खत्म, ड्रीमिंग करने की पावर खत्म। और लिखा है व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्फ इनटू कोऑपरेटिव्स। तो मतलब अब अनीस जंग समझाती हैं कि तुम लोग कोऑपरेटिव में क्यों अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं करने देते। कोऑपरेटिव का मतलब होता है सब मिल करके, कलेक्टिव एफर्ट्स होता है, एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ जाओ। ऐसा भी हो सकता है, तो अपने आप को क्यों ऐसा नहीं करते हो? आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू द विशस सर्कल ऑफ मिडिल मैन। तो मैं एक ग्रुप ऑफ जो यंग मैन था उनसे मैंने पूछा जो किस में फंस चुके हैं? हैव फॉलन इनटू द विशस का मतलब क्रूएल सर्कल है किसका? मिडिल मैन का, बिचौलियों का। बिचौलियों का ऐसा सर्कल है, दुष्ट लोगों का एक दायरा है जिसमें वो यंग मैन का ग्रुप फंसा हुआ है, फंस चुका है। और ये जो मिडिल मैन है हु ट्रैप्ड देयर फादर्स, उन्होंने इनके पिता को भी ट्रैप किया। फोर फादर्स, इनके पिताजी यानी पूर्वजों को भी ट्रैप किया। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, अब वो ग्रुप जो यंग मैन का था उसने उत्तर दिया कि अगर हम ऑर्गेनाइज हो भी जाते हैं तो वी आर द वंस, हम वो लोग हैं कि हु विल बी हॉल्ड अप, हम लोगों को खींच करके, ड्रैग करके ले जाया जाएगा। किसके द्वारा? बाय द पुलिस। सोचिए, सोसाइटी, पॉलिटिकल क्लास, ब्यूरोक्रेट्स, लॉ कीपर्स, पुलिस, हमें पुलिस ही ड्रैग करके लेके चली जाएगी और करेगी क्या? बीटन। हम लोगों को पीटा जाएगा, ड्रैग्ड इनटू जेल, घसीट करके जेल में डाल दिया जाएगा। किस लिए? फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ गलत, अवैध, इलिजिटमेट करने के चक्कर में दे से। अब वो यंग मैन का ग्रुप कहता है कि हमारे साथ ऐसा होगा। जब इस तरीके का व्यवहार है, कौन जाएगा ये सब काम करने? कौन जाएगा इनिशिएटिव लेने? सोचने वाली बात है। इनिशिएटिव लेने कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा। जब तो पुलिस ही घसीट के अंदर कर देगी तो देयर इज नो लीडर अमंग देम। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनके में कोई भी लीडर नहीं है, कोई लीडर नहीं उनके में। और वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, क्योंकि लीडर क्या करता है? चीजों को एक अलग तरीके से देखता है, डिफरेंटली देखता है। Dear fathers, as tired as they are, तो लीडर की कमी है इनके पास में, कोई लीडर है ही नहीं। तो लीडर जो होता है वो करेजियस होता है, फोरसाइटर होता है। वो ये कहता है कि चलो एक बार देखेंगे, कुछ होगा, हम झेलेंगे, हमारी जनरेशन बच जाएगी। लीडर सेक्रीफाई करने वाला होता है, इसीलिए कहा जाता है कि लीडर हार्ट में होता है। हम सब भी जिसको फॉलो करते हैं दिल से फॉलो करते हैं, क्योंकि अगर वो सच्चा लीडर है तो वो आज भी हमारे दिलों में एग्जिस्ट करता है। लेकिन इनके पास तो लीडर है ही नहीं है। अमंग देम नो वन हु कुड हेल्प सी थिंग्स डिफरेंटली, और ऐसा कोई नहीं जो चीज़ों को अलग तरीके से देखे। ठीक है, अभी क्या हो रहा है? अरे पुलिस लेके चली जाएगी, जेल में बंद कर देगी। लेकिन जिस दिन लीडर होगा उस दिन वो क्या कहेगा? ठीक है, हमें बंद करेगी लेकिन रिजल्ट तो निकलेगा। तुम्हें बंद करेगी, रिजल्ट तो निकलेगा। आने वाले समय हमारी जनरेशन तो खुश होगी, हमारे बच्चे तो अपनी ज़िंदगी जिएंगे। आज हम सेक्रीफाई करें, क्योंकि लीडर की सोच
लीडर कहाँ तक देखता है, ये लीडर अलग नज़रिए से देखता है जो सब नहीं देख पाते हैं। तो डियर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, इनके पिता भी उतने ही थक चुके हैं जितना ये थक चुके हैं। दे टॉक एंडलेसली इन स्पायरल, बिल्कुल एक कुंडली स्पायरल में बात करते जाते हैं। कहाँ कहाँ मूव करते हैं, पॉवर्टी से लेके शुरू करते हैं अपैथी से, इसको अपैथी नहीं बोलते, अपैथी यानी लैक ऑफ इंटरेस्ट भी आता है, लालच भी आती है, इनजस्टिस के बारे में बात होती है। उनको सुनने के बाद आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, मुझे दो बिल्कुल क्लियर वर्ल्ड दिखते हैं। बोर्ड ने पूछा है दो वर्ल्ड कौन से हैं, तो ये वर्ल्ड है वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, और एक वर्ल्ड है वो परिवार जो किसमें फंसा हुआ है, गरीबी के जाल में, वेब ऑफ पॉवर्टी में ट्रैप्ड है, बर्डनड बाय स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न, यानी बैंगल मेकर की जाति में पैदा होने का स्टिग्मा मीन्स कलंक, स्टिग्मा मीन्स ब्लॉट, यानी उनको किस चीज का कलंक लगा है, बैंगल मेकर की जात में पैदा होने का। और लिखा है द अदर वर्ल्ड इज व्हाट, अ विशेष सर्कल ऑफ द साहूकार्स, एक क्रूअल दुष्ट लोगों का एक दायरा है, वो है साहूकार, जिनको आप बोलते हैं मिडिलमैन, साहूकार है। दूसरा पुलिसमैन, जिनको आप कीपर्स ऑफ लॉ बोलते हैं। और तीसरा ब्यूरोक्रेट्स हैं, यानी जो हमारे नौकरी लोग हैं, जिसमें नौकरियां हैं, बाबू लोग हैं। एंड पॉलिटिशियंस, और नेता लोग हैं। तो एक दुनिया ये है जिनकी एक अपना सर्कल है, वो भी दुष्टता वाला सर्कल है, इन लोगों ने ट्रैप कर रखा है इनको। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, ये सब मिल करके एक भार, एक बर्डन उस बच्चे पे इम्पोज कर देते हैं, डाल देते हैं, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसको क्या करता है, वो उसे पुट डाउन नहीं कर सकता है। और होता यह है कि बिफोर ही इज अवेयर, इसके पहले कि वो अवेयर हो, सचेत हो, जान पाए, ही एक्सेप्ट इज एज नेचुरली एज हिज फादर, वो उसे उतना ही स्वाभाविक तौर से नेचुरली उसे एक्सेप्ट कर लेता है जैसा कि उसके फादर। जैसे आपने एलिफेंट्स के बारे में पढ़ा है कि जब बच्चे होते हैं तो एक छोटी सी चेन से बांध देते हैं और वो तोड़ नहीं पाता, तो बड़े होने के बाद हाथी की वही मेंटालिटी हो जाती है एलिफेंट की, उसको छोटी सी पतली सी चेन में डाल दीजिए पैर में तो सोचता है कि मैं इसे कभी नहीं तोड़ सकता, क्योंकि उसके अब वो एक्सेप्ट कर चुका है कि चेन कभी टूटेगी नहीं, अब वो इस बात को एक्सेप्ट कर चुका है। और फिर लिखा है टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। अब बैंगल मेकिंग के अलावा कुछ और करने का क्या मतलब है, क्या चाहिए उसके लिए, हिम्मत चाहिए। और हिम्मत की कहानी ये है कि डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। ये बड़े हो रहे हैं, हाथ बड़े हो रहे हैं, सिर बड़ा हो रहा है, लेकिन डेयरिंग नहीं ग्रो हो रही, हिम्मत ग्रो नहीं हो रही है। जिस छोटी सी हिम्मत के साथ जी रहे थे उसी के साथ जी रहे हैं, कायरता के साथ, डर के साथ कि नहीं हम अगर कुछ करेंगे तो हमारे साथ ही हो जाएगा। When I sense a flash of it in मुकेश, और जब मैं इस बात को महसूस करती हूँ, समझती हूँ, किसकी एक शाइनिंग, एक चमक किसके अंदर देखती हूँ मैं, मुकेश के अंदर। तो मुकेश के अंदर वो चीज दिखती है मुझको, स्पार्क दिखता है, तो क्या होता है, आई एम चीयर्ड, मैं उत्साहित होती हूँ, एनकरेज्ड हो जाती हूँ। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, वो दोहराता है। ही विल गो टू द गैराज, ही विल गो टू अ गैराज, वो गैराज में जाएगा जहाँ पे मोटर की मैकेनिकी सीखी जाती है, एंड लर्न, और सीखेगा। बट द गैराज इज लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। अनिल जंग पूछते हैं कि गैराज तो तुम्हारे घर से बहुत दूर है, तो फिर से कहता है आई विल वॉक, मैं पैदल जाऊंगा, मैं वॉक करूंगा। ही इंसिस्ट, वो अपनी डिटर्मिनेशन को शो करता है, अपनी हट को शो करता है। अनिल जंग एक सवाल पूछती हैं,
डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? क्या तुम जहाज उड़ाने के भी सपने देखते हो? तो ही सडनली साइलेंट, अचानक से शांत हो जाता है। नो, ही सेज स्टेरिंग एट द ग्राउंड, जमीन पे से घूरते हुए एक टक ऐसे देख के कहता है नो। इन हिज आइज स्मॉल मरमर, उसकी छोटी सी बड़बड़ाहट में, स्मॉल मरमर में, देयर इज एन एम्बैरेसमेंट, लज्जा है, शर्म है, दैट हैज़ नॉट एट टर्न इनटू रिग्रेट। ठीक है, शर्म है, लेकिन अभी वो शर्म, लज्जा दुख में नहीं बदली है। जैसे कहा जाता है ना, जब आप क्लास ले रहे हो तो आपको कभी एम्बैरेस की फीलिंग आए कि मैं पूछूंगा तो 4 लोग हंस लेंगे, उस समय लज्जा आती है। लेकिन अगर आपने नहीं पूछा तो आगे चल के क्या होगा? आपकी वही लज्जा, वही एम्बैरेसमेंट आपको रिग्रेट देगी, कोई पछतावा होगा। ये है, शर्म है, लेकिन अभी उसे रिग्रेट नहीं है, क्योंकि उसे पता मैं गलत थोड़ी कर रहा हूं। और रिग्रेट नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है। किस बात का रिग्रेट नहीं है उसको? कि मैं प्लेन क्यों नहीं उड़ा पा रहा हूं, क्योंकि वो उसको लोग समझेंगे कि कार चलाना तो बहुत छोटा काम है। नहीं, हाँ हो सकता है किसी के लिए छोटा, लेकिन उसे इस बात का कोई दुख नहीं है कि मैं कार ही क्यों चलाता हूं, कोई रिग्रेट नहीं है। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं तो कोई कह सकता है इससे बड़ी चीज है, हाँ होती है, लेकिन मैं पढ़ाता हूं तो जो मैं काम करता हूं उसके लिए मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे ये पसंद है। तो मुकेश को कार ड्राइविंग पसंद है, तो कार चलाना पसंद करता है, कार का मैकेनिक बनना पसंद करता है। मुकेश को कोई इस बात को रिग्रेट नहीं है, कोई उसे पछतावा नहीं, कोई उसे दुख नहीं है। और दूसरी बात, ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वो कार के ही ड्रीम से संतुष्ट है। दैट सीज हर्टलिंग डाउन, जो बड़ी तेजी से भागती हुई दिखती हैं उसके गलियों में। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद में एरोप्लेन्स न के बराबर उड़ते हैं। मतलब फ्यू का मतलब नेगेटिव शो करता है, मतलब कि फिरोजाबाद में न के बराबर एरोप्लेन्स उड़ते हैं। यानी मुकेश अगर चाहे तो इसके ड्रीम से बियॉन्ड है, उसको वो नहीं कर सकता। लेकिन मुकेश को अपनी कार मैकेनिक बनने पर कोई रिग्रेट नहीं है, कार ड्राइवर बनने पे कोई रिग्रेट नहीं है। और आपने देखा किस तरीके से मुकेश इंसिस्ट करता है, किस तरह डिटर्मिनेशन को शो करता है। और अगर इसी तरीके से डिटर्मिनेशन के साथ रहा तो समय दूर नहीं है कि जब उस बैंगल मेकिंग के जो बहुत पुराना ट्रेडिशन चल रहा है उसको ब्रेक कर करके वो एक मोटर मैकेनिक बनेगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से एक बैंगल मेकर के फैमिली में रहने के बाद भी उसके सपने बड़े होते हैं। बोर्ड ने पूछा है क्या ये पूरे होंगे, नहीं पूरे होंगे, तो आप बता सकते हैं पूरे होंगे, क्योंकि हर तरफ मुकेश की पॉजिटिविटी आई है, हर तरफ वो आई विल किया है। अगर आप कहते हैं नहीं पूरे होंगे, तो कभी भी अगर आपसे आपका ओपिनियन मांगा जाता है तो यू हैव टू सर्व इन अ लॉजिकल वे, मतलब लॉजिकल स्टेटमेंट, लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव टू सर्व इफ़ यू वांट टू प्रूव दैट ही इज़ नॉट गोइंग टू गेट सक्सेस टू बी ए मोटर मैकेनिक। तो आप सही तरीके से आंसर करिए। तो आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। बाकी आप क्वेश्चंस पढ़ते रहिए, PYQ देखिए, पिछले 2-3 साल का ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि ये पूरी तरीके से बोर्ड जो है अच्छे क्वेश्चंस उठाना शुरू कर चुका है। तो 2 तरीके क्वेश्चन, एक तो रॉट है, रट्टा मारना है, और एक है जो इनसाइट है, जो बिल्कुल ऐसा है जो दिखता नहीं लेकिन फिर भी उसमें आंसर आने लगता है। तो आप इस लेवल की प्रिपरेशन करिए अगर आप टॉपर की कैटेगरी में आते हैं। और मेरी बात हमेशा मान करिए, शॉर्टकट नहीं, डेप्थ में जाइए। इफ़ यू वांट टू स्कोर मोर देन 90% मार्क्स, देन इट्स नेसेसरी फॉर यू टू रीड ऑल द चैप्टर्स थर्ली। अच्छे से पढ़िए, मजबूती से पढ़िए। तो टेक केयर, एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए, बोर्ड की प्रिपरेशन है करते रहिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स।